उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। दो ट्रकों में भीषण भिड़ंत। हादसे के बाद एक ट्रक में आग लग गई। एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर खोखरिया टनल के पास 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद एक ट्रक में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया तो वहीं ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए गोगुंदा चिकित्सालय पहुंचाया गया है। उदयपुर से खबर है, भीषण भिड़ंत सड़क हादसा, एक ट्रक ड्राइवर की मौत, 2 लोग घायल। कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उदयपुर से। कपिल, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी और घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा के समीप खोखरिया टनल के समीप ये हादसा हुआ है और 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई। भिड़ंत के बाद में भीषण आग लगी थी। जो जानकारी है उसके अनुसार एक व्यक्ति की तो जिंदा जलने से मौत होने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक और व्यक्ति अभी अंदर हो सकता है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे पहले आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए थे। अभी कुछ देर पहले ही दमकल मौके पर पहुंची और अब आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर गोगुंदा थाना पुलिस, हाईवे पेट्रोलियम की टीम मौके पर मौजूद है। जो हाईवे वहां पर वाहनों को एक तरफा डाइवर्ट किया गया है और दूसरा सबसे पहले अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस ट्रक में आग लगी थी उसके अंदर और कौन कौन व्यक्ति थे। 2 लोग जो घायल हुए थे उन घायलों को गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और चिकित्सा विभाग उन्हें इलाज देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण भिड़ंत, भीषण सड़क हादसा, एक ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत, 2 लोग घायल। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। बोलेरो ट्रक में भीषण भिड़ंत हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। डांगियावास में यह हादसा हुआ है। मृतकों की शिनाख्त में पुलिस अब जुट गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, 6 लोगों की मौत, सड़क हादसा, बोलेरो ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है डांगियावास में यह हादसा हुआ है। मृतकों की शिनाख्त पुलिस कर रही है। जोधपुर से ये तस्वीरें, सड़क हादसा, रफ्तार का कहर, बोलेरो और ट्रक में टक्कर, 6 लोगों की मौत। इन तमाम लोगों की मृतकों की शिनाख्त की कोशिश अब पुलिस कर रही है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घायलों का इलाज जारी है। डांगियावास में बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किस तरह यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही और मृतकों के शिनाख्तगी की कोशिश की जा रही है। उनके परिवार से संपर्क किया जाएगा। और नागौर से बड़ी खबर आ रही है। ट्रेलर ने एक बाइक को बुरी तरह से रौंद दिया। बाइक सवार महिला और मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत। हादसे में महिला का सिर बुरी तरह कुचल गया। कुचेरा बाईपास पर यह सड़क हादसा हुआ। नागौर से बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, एक ट्रेलर ने बाइक को रौंदते हुए ट्रेलर निकल गया। बाइक सवार महिला और एक मासूम बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई। महिला का सिर बुरी तरह से इस हादसे में कुचल गया। मासूम बच्चे की भी मौत। ये ट्रेलर बाइक सवार को रौंदते हुए निकला। कुचेरा बाईपास पर ये सड़क हादसा। बड़ी खबर, 12 में बाइक सवार से लूटपाट का मामला सामने आया है। 4 नकाबपोशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कवाई के नेशनल हाईवे 90 बाईपास की ये वारदात। छिपा बड़ौत निवासी दिनेश मीणा से लूट की वारदात की गई। सोने के जेवरात और कैश लेकर लुटेरे फरार। 80,000 रुपए कैश लूटकर बदमाश यहां से फरार। और दौसा से खबर, दौसा में एक बुजुर्ग का मर्डर कर दिया गया। समलेटी में ये हत्या की गई। समलेटी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सिर पर वार कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद हाईवे पर जाम लग गया। ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। महवा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है।
समझाइश की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर इन ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। दौसा से आशीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे 21 जाम रहा है और कुछ ही मिनट पहले ये जाम को हटा लिया गया है। खुद एसपी अनिल बेनीवाल मौके पर पहुंचे हैं। एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीती रात ये राम भरोसे मीणा नामक व्यक्ति था, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष थी। यह एक छप्पर में सो रहा था और रात को ही छप्पर में किसी ने अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या कर दी और सिर पर वार करके हत्या की गई। लहूलुहान हालत में जब सुबह छप्पर में ये शव मिला तो पूरे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। पूर्व मंत्री गोलमा देवी और पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही पुलिस से मांग रखी कि शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। करीब 2 घंटे तक समझाइश का दौर चला। पुलिस ने भी ग्रामीणों को समझाया कि हमें पहले इस पूरे मामले में तहकीकात करने दीजिए, उसके बाद में हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। काफी देर की समझाइश के बाद ग्रामीण माने हैं और पुलिस ने ठोस आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इधर पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुला लिया है। छप्पर में से जो शव के आसपास से साक्ष्य जुटाए गए हैं। फिलहाल पुलिस अब शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपना रही है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या के कारणों का खुलासा हो सके और जो आरोपी हैं, मोबाइल जो लोकेशंस हैं, जो मोबाइल रात को यहाँ पर रहे थे, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, लोकेशन निकाली जा रही है। पूरे साइबर टीम को भी साथ में लिया जा रहा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है, किसी भी तरह आरोपियों की पहचान की जा सके और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। खबर भरतपुर से। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में 3 दिन पहले मकान की नींव खुदाई को लेकर 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े को लेकर दोनों गुट आपस में आमने सामने हो गए और फिर दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली, जिसमें महिला और पुरुष घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन पहले हुए झगड़े का वीडियो आज सामने आया। आनंद फानंद में पुलिस ने दोनों गुट के लोगों को गिरफ्तार किया और कार्रवाई की। है ये चिकसाना थाने का एरिया का है, बुरावे गांव है और 2 पड़ोसियों के बीच में नींव खुदी थी, उसमें कचरा डालने को लेके विवाद किया है और इसमें 2 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और तफ्तीश जारी है। जो घायल हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो एसएचओ को बता दिया है, नियमानुसार कार्रवाई भी करेगा और क्योंकि पड़ोसियों का मामला है दोनों पक्षों को बराबर पाबंद भी करेगा। धौलपुर शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के पुराने बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां घर के सामने खड़ी बोलेरो चोर लेकर फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। मेरी गाड़ी मार्शल RJ11 U0088 जो मेरे घर के सामने खड़ी थी, उसको करीबन CCTV कैमरे के हिसाब से 4:55 पर 2 अज्ञात चोर अपाची मोटरसाइकिल से आए थे और उसमें से एक उतर के उसने गाड़ी का लॉक खोल के गाड़ी की लोग सीधे चला गया, पीछे से हो गई है। अज्ञात चोर आए और मार्शल गाड़ी को पूरा कर लगे, जिसमें CCTV फुटेज बनाने गए तो 2 लड़के जिन्होंने हेलमेट लगा रखा, चेहरा पहचान में नहीं आ रही। खबर कोटा से। कोटा में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छोटी पुलिया पर दबिश देकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी मोहम्मद इस्लाम और सलीम झालावाड़ के कुंजड़ा गली के निवासी हैं और फिलहाल कोटा के अनंतपुरा इलाके में रह रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने नयापुरा की चंबल नदी की छोटी पुलिया के पास दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल दोनों आरोपियों से गांजे की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। झोटवाड़ा के तारानगर कॉलोनी के लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कॉलोनी में अधिकारी नहीं है, अपने घर के आगे सीसी रोड बनवा ली और उस रोड के पानी का बहाव हमारे घर की तरफ कर दिया, जिसके कारण जल भराव हुआ है। लोगों ने कहा मानसून से पहले अधिकारी की शिकायत लिखित में नगर निगम
पार्षद और विधायक से की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इन सब के लिए जिम्मेदार है हमारे पड़ोसी हैं सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए सीसी रोड बनवाई है और उस सीसी रोड का पूरा अलाइनमेंट खराब करते हुए इसका जो है झुकाव इधर की तरफ कर दिया है और जो पूरे कॉलोनी का पानी यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। आम जन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमने हमारे स्थानीय पार्षद श्री पाल साहब को भी ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी हमारे साथ चल के निगम ऑफिसर से मुलाकात की थी, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कहां शोभा यात्रा में जमकर हुई धाएं धाएं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। कार्यक्रम तो धार्मिक था, लेकिन सिर पर ताकत दिखाने का भूत इस कदर सवार हुआ कि रीति नीति भूल कर करने लगे धाएं धाएं। बंदूक से सरेआम फायरिंग कर टशन दिखाने की ये तस्वीर जालौर जिले के बागरा थाना इलाके की है, जहां सिमड़ा में शोभा यात्रा के दौरान भगवान के इन भक्तों ने बेखौफ फायरिंग कर लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल थे, महिलाएं और बच्चे भी थे, लेकिन ताकत दिखाने की ललक ने इन भक्तों के विवेक का जैसे नाश कर दिया था। तभी तो उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी ये सनक किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यात्रा चलती रही और इधर इन लोगों की बंदूकें गरजती रही। सरेआम धाएं धाएं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जागी पुलिस मामले की जांच में जुट गई और जल्द ही अपनी ताकत की खुलेआम नुमाइश करने वालों की पहचान कर ली। पुलिस ने इस मामले में सिमड़ा गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक थाने में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार तीनों आरोपियों के नाम से हथियार का कोई लाइसेंस नहीं है। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट है। गृह विभाग आज रिमाइंडर लेटर भेज सकता है। सीबीआई जांच के लिए केंद्र को रिमाइंडर लेटर लिखने की तैयारी कर रहा है गृह विभाग। राज्य सरकार ने 1 सप्ताह पहले केंद्र को इसके लिए चिट्ठी लिखी थी। सीबीआई जांच करने या नहीं करने के फैसले से अवगत कराने का अनुरोध किया था। 1 सप्ताह बाद भी राज्य सरकार को कोई जवाब नहीं भेजा। सीएम की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने 1 महीने पहले सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में आरएलपी अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। सांसद हनुमान बेनीवाल का पीएम मोदी को पत्र। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। प्रजापति समाज और सांसद की पीएम मोदी से गुहार। प्रजापति का जो एनकाउंटर बाड़मेर पुलिस द्वारा किया गया था अप्रैल के अंदर, वो बिल्कुल फर्जी था, फेक एनकाउंटर था और उसमें वीडियो फुटेज देखने से साफ साफ झलकता है कि पुलिस ने जानबूझ के नजदीक से गोली चला के कमलेश को मारा था। सुना आपने, आरएलपी अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का साफ मानना है कि 22 अप्रैल 2021 को बाड़मेर में हुआ कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर फर्जी था और एनकाउंटर के बाद वायरल हुआ वीडियो इस बात का सबूत है। प्रजापति समाज के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की थी, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई है। इसे लेकर नागौर से आरएलपी के सांसद बेनीवाल पीएम मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई प्रधानमंत्री कार्यालय का अधीन आता है, इसलिए आज मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, ट्वीट भी किया और मैं लोकसभा के अंदर भी कमलेश प्रजापति एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने के लिए पुरजोर तरीके से जब सत्र चलेगा मामला उठाऊंगा। आरएलपी नेता का मानना है कि मामले की सीबीआई जांच होने से कई परतें खुलेंगी और एनकाउंटर के पीछे पुलिस के साथ साथ नेताओं और अपराधियों के सांठगांठ का खुलासा होगा। मैं दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में तुरंत सीबीआई जांच करे। इस जांच की जब परतें खुलेगी तो निश्चित रूप से कमलेश की मौत के पीछे पुलिस के साथ साथ नेताओं का कोकस और कई अपराधियों की मिलीभगत सामने, इसलिए आज मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील करी है। बाड़मेर में कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर का मामला काफी चर्चा में रहा था। अब आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या था। 22 अप्रैल 2021 को कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के विरोध में 40 दिन का लंबा आंदोलन चला। परिजनों और प्रजापति समाज की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई।
वीडियो वायरल होने के बाद एनकाउंटर के फर्जी होने का संदेह जताया गया। 31 मई 2021 को राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद भी सीबीआई जांच शुरू नहीं होने पर आरएलपी नेता ने प्रजापति समाज की मांग पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। राजस्थान सरकार ने अनुशंसा की है, लंबा समय हो गया, और सीबीआई जांच के 2-3 तरीके होते हैं, या तो हाई कोर्ट निर्देशित करे या स्टेट की सरकार अनुशंसा करे। चूंकि इसमें मंत्री का नाम बार बार आ रहा है, मंत्री के परिजनों का नाम आ रहा है, जो स्टेट की कोई भी एजेंसी इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डाल चुकी है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर पीएम को पत्र लिखकर मामले को सियासी हवा दे दी है। महेंद्र, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सीकर से है। सीकर में अपराधी बेखौफ हैं। मामला फतेहपुर के कारंगा गांव का है, जहां एक मकान से 20 लाख के गहने चोर चुरा कर ले गए। पूरी वारदात ये सीसीटीवी में कैद हो गई, जो पुलिस के हाथ लगी है, जिनके आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में 5 चोर साफ नजर आ रहे हैं, जो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी में चोर घर की दीवार फांदते दिखाई दे रहे हैं। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में चोरों की दहशत है। और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। रूपनगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में ये लूट की वारदात कैद हो गई। 3 लोगों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया। हथियार की नोक पर लूट। बड़ी खबर अजमेर से। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हो गई है, इन बदमाशों का कुछ पता चल पाया? देखिए, वारदात के तुरंत बाद जैसे ही रूपनगढ़ थाना पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली है, क्योंकि रूपनगढ़ थाना जो है वो नागौर जिले की सीमा पर है, और बदमाशों की जो प्राइमरी लोकेशन आई थी वारदात के बाद वो परबतसर की ओर भागने की आई थी। तो देर रात तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन और दबिशें लगातार जारी रही थी। अभी तक पुलिस को फिलहाल कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस हिसाब से जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है जिसके साथ ये वारदात हुई है, जगदीश, उसके बताए हुए के मुताबिक जो 3 बाइक सवार युवक थे, बताया जा रहा है कि वो पंजाबी भाषा में बोल रहे थे, और उनमें से कुछ युवकों के हाथ पे और चेहरे पे चोट के निशान भी थे। तो पुलिस लगातार इस शुरुआती सुरागों के आधार पर लगातार दबिश दे रही है, और तीनों संदिग्ध जो आरोपी हैं उनकी बाइक के नंबर के आधार पर और जो बताया हुलिया है उसके आधार पर लगातार दबिश है और उनकी तलाश की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। रूपनगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूट, बाइक सवार बदमाशों की तलाश जारी। और अब बात मुख्यमंत्री की होने वाली। आज बैठक की 2 बड़ी बैठकें। आज मुख्यमंत्री की पहली बैठक दोपहर 12:30 पर, दूसरी बैठक शाम 6 बजे होगी। 12:30 पर कौशल रोजगार के लिए समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री, और शाम 6 बजे श्रम विभाग की बैठक होगी। 2 बड़ी बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनहित से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए हैं। सीएम ने इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। 6 करोड़ 67 लाख के बजट को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सीएम ने विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी विशेष राहत दी है। इसके तहत पूर्व सदस्य अब एनएसी प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने पर छूट मिलेगी। 29 अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए दी गई ये छूट दी गई है। बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के निजी मेडिकल स्टोर्स से भी दवाइयां खरीद सकेंगे। संविदा कर्मियों को भी सीएम ने बड़ी राहत दी है। संविदा कर्मियों को अप्रैल 2021 में लागू राज्यव्यापी लॉकडाउन के दौरान की सैलरी भी मिलेगी। और अब बात राज्यपाल की पुस्तक से जुड़े विवाद की। दरअसल राजभवन के नाम से क्या एक संस्था प्रदेश के विश्वविद्यालयों पर दबाव बनाकर मनमाने दामों पर किताबें बेचने में जुटी है। राज्यपाल कलराज मिश्र की आत्मकथा से जुड़े विवाद में IIME प्रकाशन का नाम सामने आया है। राजभवन के नाम पर प्रकाशक काम पर। प्रकाशक IIME पर लगा गंभीर आरोप।
रसूख के चक्रव्यूह में निमित्त मात्र हूं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की आत्मकथा विमोचन के चंद दिनों के अंदर ही विवादों में घिर गई। किताब खरीदने को लेकर दबाव की बातें सामने आई तो खुद राजभवन ने इस मामले में आगे आकर विवादों से नाता न होने का दावा किया। आखिर क्या है विवाद, बताएंगे, लेकिन पहले राजभवन की ओर से जारी स्पष्टीकरण बता दें। यह मुख्य रूप से प्रकाशक IIME शोध संस्थान और खरीदने वाले के बीच का मामला है। प्रकाशक ने पुस्तक प्रकाशित कर उसके लोकार्पण की अनुमति मांगी थी। पुस्तक के व्यावसायिक गतिविधियों में राजभवन की कोई भूमिका नहीं है। दरअसल 1 जुलाई को राज्यपाल कलराज मिश्र की आत्मकथा निमित्त मात्र हूं का विमोचन हुआ, जिसमें सीएम समेत कई गणमान्य शख्स मौजूद रहे और इसी समारोह से शुरू हुआ विवाद। इसी समारोह में राज्य के 27 सरकारी विश्वविद्यालयों के वीसी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद वीसी को बायोग्राफी की 20-20 प्रतियां थमा दी गई। इस तरह एक वीसी को 68,383 रुपए की एक किताब थमाई गई। सभी किताबों की कीमत 18,46,000 के करीब बैठती है, जिसका भुगतान वीसी के जरिए विश्वविद्यालय को करना होगा। हालांकि मामला सामने आने के बाद राजभवन ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन फिर भी आत्मकथा पर सियासी कथा हावी हो गई। भाजपा के अंदर उसकी विचारधारा में काम करने वाले व्यक्ति जब राजभवन के अंदर जाता है तो अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। देश के अंदर आज जो राजभवन की गरिमा को गिराने के काम कर रही है, चाहे वो राजभवन पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो राजभवन गोवा का हो, चाहे वो राजभवन राजस्थान का हो, इस प्रकार के कामों से राजभवनों की गरिमा गिरती है। अगर राज्यपाल के पास इसकी जानकारी है तो तुरंत इस पर रोक लगाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किस आधार के ऊपर इस तरीके के वक्तव्य देने का काम कर रही है। देश की आज़ादी के बाद में आर्टिकल 356 का जितना दुरुपयोग कांग्रेस की केंद्र की सरकारों ने किया है राज्यों के अंदर, और जिस तरीके की संवैधानिक संस्थाओं का उनका हनन करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है। बहरहाल इस पूरे मामले में राज्यपाल के नाम से किताबों की खरीद फरोख्त करने से विवाद शुरू हुआ। ऐसे में सवाल है कि IIMC संस्था के खिलाफ क्या खुद राजभवन भी कोई कार्रवाई करेगा, जो राजभवन का नाम लेकर विश्वविद्यालयों को जबरन किताबें और बिल थमा रही हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।